हेलो फ्यूचर सीएस। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ रट्टा ना मारो बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझो। सबसे पहले हम समझते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पैसे को रिप्रेजेंट करता है और जिसे हम इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता है, जो नया पर्सन इसे लेता है उसे पैसा रिकवर करने का पूरा लीगल राइट मिल जाता है। इस ट्रांसफर को ही लॉ में नेगोशिएशन कहा जाता है। अब लॉ के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 3 टाइप के होते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। पहले प्रॉमिसरी नोट समझते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है जिसमें एक पर्सन डायरेक्टली दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये प्रॉमिस लिखित होता है, बिना किसी कंडीशन के होता है, अमाउंट सर्टेन होता है और मेकर के साइन कंपलसरी होते हैं। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, मेकर जो प्रॉमिस करता है और पेई जिसे पैसा मिलना होता है। जैसे मैं अमन राहुल को 20,000 रुपीज ऑन डिमांड पे करूंगा। ये एक प्रॉमिसरी नोट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पर आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं होता बल्कि ऑर्डर होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि तुम किसी थर्ड पर्सन या मुझे पैसा दो। इसमें 3 पार्टीज होती हैं: ड्रॉर जो ऑर्डर देता है, ड्रॉई जिसे ऑर्डर दिया जाता है और पेई जिसे पैसा मिलता है। जैसे ए बी को बोलता है कि तुम सी को 50,000 रुपीज पे करो। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ बची हुई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस की है, तो निश्चिंत रहिएगा। अब चेक को समझते हैं। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि चेक हमेशा बैंक पर ड्रॉन होता है और हमेशा डिमांड पर पेएबल होता है। चेक में स्टैंपिंग और एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती और एक बात हमेशा याद रखना, चेक में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखित होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, पैसा देने का प्रॉमिस या ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, अमाउंट, पेई और टाइम सर्टेन होना चाहिए और डिलीवरी कंपलसरी होती है। बिना डिलीवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट ही नहीं होता। अब आते हैं बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें पेई का नाम नहीं होता या बेयरर लिखा होता है और इसमें सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है। जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वही ओनर होता है। जैसे बेयरर चेक, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी होल्डर बन गया। इसमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट खो गया तो जो भी मिले वो क्लेम कर सकता है। इसके ऑपोजिट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है और ट्रांसफर के लिए एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब होता है बैक साइड पर साइन करके राइट्स ट्रांसफर करना। जैसे पे रमेश और ऑर्डर, रमेश ने साइन किया और सुरेश को दे दिया तो सुरेश होल्डर बन गया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेयरर से ज्यादा सेफ होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। फ्यूचर सीएस ध्यान से सुनना। कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट तब माना जाएगा जब इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉन होना कंपलसरी हो और उसके बाद 2 कंडीशंस में से कोई एक भी पूरी हो जाए। या तो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में पेएबल हो या फिर इंस्ट्रूमेंट इंडिया के रेजिडेंट पर ड्रॉन हो। अगर इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉन ही नहीं है तो वो इनलैंड हो ही नहीं सकता, चाहे वो इंडिया में पेएबल क्यों ना हो। जैसे ड्रॉन इन दिल्ली, पेएबल इन लंदन, ड्रॉई इंडियन रेजिडेंट तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ड्रॉन इन मुंबई, पेएबल इन मुंबई तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ड्रॉन इन लंदन, पेएबल इन इंडिया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। अब समझते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दोनों जैसा दिखता है। होल्डर जैसा चाहे उसे मान सकता है, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसी डिसीजन से बाउंड हो जाता है। अब इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं। इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सिग्नेचर तो होता है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग होती हैं, जैसे अमाउंट। इसका बेस्ट एग्जांपल ब्लैंक चेक है। जब कोई पर्सन ब्लैंक चेक साइन करके किसी को दे देता है तो लॉ कहता है कि जो पर्सन ऐसे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है वो रीजनेबल लिमिट तक डिटेल्स फिल कर सकता है और यहीं पर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। मुझे लगता है कि इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा आराम से और ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैंने 4-5 मिनट की एक बिल्कुल एंगेजिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली वीडियो बनाई है जिसमें आपको इस चैप्टर की स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। लास्ट में नेगोशिएशन समझ लो। अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर है
तो सिर्फ डिलीवरी से नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाती है, और अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी कंपलसरी होता है। तो अब आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट समझने वाले हैं जो डायरेक्टली एग्जाम्स और रियल लाइफ दोनों में काम आता है, और वो है डिसऑनर ऑफ चेक, प्रेजेंटमेंट और उससे रिलेटेड रूल्स। सबसे पहले हम डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड समझते हैं, जो सेक्शन 138 से 142 तक कवर्ड है। जब कोई चेक किसी लीगली एनफोर्सेबल डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया जाता है और बैंक उस चेक को इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से डिसऑनर कर देता है, तब सेक्शन 138 अप्लाई होती है। लेकिन सिर्फ चेक बाउंस हो जाना काफी नहीं होता, लॉ ने कुछ कंपलसरी कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन ये है कि चेक किसी लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए दिया गया हो। दूसरी कंडीशन ये है कि चेक का डिसऑनर रीजन इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो। तीसरी कंडीशन ये है कि चेक को उसकी वैलिडिटी के अंदर यानी विद इन 3 मंथ्स बैंक में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि चेक डिसऑनर होने के बाद पेई को ड्रॉअर से रिटन डिमांड नोटिस भेजनी होती है, वो भी 30 डेज के अंदर। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ड्रॉअर को नोटिस मिलने के बाद 15 डेज का टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, और अगर ड्रॉअर इन 15 डेज में पेमेंट नहीं करता तब ऑफेंस कंप्लीट होता है। अब अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो पनिशमेंट क्या होगी? कोर्ट ड्रॉअर को या तो 2 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, या चेक अमाउंट का डबल फाइन लगा सकती है, या फिर दोनों साथ में भी हो सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस पर, जो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। फ्यूचर सीएज ध्यान से सुनना। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर साइट का मतलब है कि बिल का पेमेंट बिल को दिखाने और एक्सेप्ट होने की डेट से कुछ टाइम बाद होता है। हर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता। जो बिल ऑफ एक्सचेंज साइट के बाद पेएबल होता है उसे रीजनेबल टाइम के अंदर ड्रॉई के सामने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है, और ये प्रेजेंटमेंट बिजनेस आवर्स में और बिजनेस डे पर होनी चाहिए। नॉर्मली 48 आवर्स पब्लिक हॉलीडेज एक्सक्लूड करके ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए मिलते हैं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज साइट के बाद पेएबल है और प्रेजेंट नहीं किया गया तो किसी भी पार्टी को लायबल नहीं माना जाएगा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ड्रॉई को डायरेक्टेड है तो एक्सेप्टेंस के लिए उसी प्लेस पर प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है, और अगर रीजनेबल सर्च के बाद भी ड्रॉई नहीं मिलता तो बिल डिसऑनर्ड माना जाता है। अब प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट समझते हैं। जब प्रॉमिसरी नोट एक सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट पेएबल होता है तो उसे रीजनेबल टाइम के अंदर बिजनेस आवर्स में बिजनेस डे पर प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अगर ऐसा प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट नहीं किया जाता तो किसी भी पार्टी को लायबल नहीं माना जाएगा। अब आते हैं रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट पर, जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक सब पर अप्लाई होते हैं। प्रेजेंटमेंट हमेशा मेकर के सामने होती है प्रॉमिसरी नोट में, एक्सेप्टर के सामने बिल ऑफ एक्सचेंज में और ड्रॉअर के बैंक के सामने चेक में। अगर प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट होता है तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर प्रॉमिसरी नोट डिमांड पर पेएबल है और किसी स्पेसिफाइड प्लेस पर पेएबल नहीं है तो प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं होती। प्रेजेंटमेंट हमेशा यूजुअल बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी के बाद पेएबल है तो उसे मैच्योरिटी के दिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अगर प्रॉमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल है तो हर इंस्टॉलमेंट के ड्यू डेट के बाद 3rd डे पर प्रेजेंटमेंट होनी चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट किसी स्पेसिफाइड प्लेस पर पेएबल है तो उसी प्लेस पर प्रेजेंटमेंट कंपलसरी होती है, और अगर कोई एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रेजेंटमेंट मेकर या एक्सेप्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर या उसकी रेजिडेंस पर की जा सकती है। अगर मेकर या एक्सेप्टर का कोई नोन प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस ही नहीं है तो प्रेजेंटमेंट कहीं भी की जा सकती है जहां वो मिल जाए। अगर इंस्ट्रूमेंट डिमांड पर पेएबल है तो उसे रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे फ्यूचर सीएज, क्योंकि इस पॉइंट से सीधा उठ के क्वेश्चन आ जाता है कि एक प्रॉमिसरी नोट जो कि पेएबल हो ऑन डिमांड और कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं दी गई हो तो वहां प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखना अच्छे से, वरना एग्जामिनर कहेगा म्याऊ घोप घोप घोप। अब आते हैं जब प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी होती है। प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी होती है जब मेकर, ड्रॉअर या एक्सेप्टर खुद प्रेजेंटमेंट को प्रिवेंट करे, जब इंस्ट्रूमेंट बिजनेस प्लेस पर पेएबल हो और वो प्लेस बिजनेस आवर्स में बंद हो, जब इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड प्लेस पर पेएबल हो लेकिन लायबल पार्टी वहां मिलती ही ना हो, जब इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड प्लेस पर पेएबल ना हो और लायबल पार्टी रीजनेबल सर्च के बाद भी ना मिले। प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी होती है जब लायबल पार्टी ने पेमेंट के लिए अग्रीमेंट ही नॉन प्रेजेंटमेंट के साथ किया हो, या जब लायबल पार्टी खुद पार्ट पेमेंट कर चुकी हो, या जब लायबल पार्टी अपना राइट वेव कर दे, या जब ड्रॉअर को प्रेजेंटमेंट ना होने से कोई लॉस या डैमेज ही ना हुआ हो। अब लास्ट में कॉम्पेंसेशन अंडर सेक्शन 117 समझ लो। जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो होल्डर कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। इस कॉम्पेंसेशन में अमाउंट ड्यू ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होता है, साथ ही प्रेजेंटिंग, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा होल्डर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है जो 18% पर एनम होता है, ड्यू डेट से लेकर रियलाइजेशन तक।
और एक बात याद रखना, अगर इंस्ट्रूमेंट फॉरेन करेंसी में है तो कॉम्पनसेशन करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पर कैलकुलेट होता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं जो शुरुआत में मैंने छुड़वाई थी, जैसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्पेशल अटेंशन दे सकें। अब पहले प्रॉमिसरी नोट के कुछ पॉइंट समझते हैं। प्रॉमिसरी नोट में पैसे देने का प्रॉमिस बिल्कुल क्लियर और बिना किसी शर्त के होना चाहिए। अगर पेमेंट किसी कंडीशन पर डिपेंड करती है, जैसे मैं पैसा दूंगा अगर मैं पास हो गया तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाता, क्योंकि यहां प्रॉमिस अनसर्टेन हो जाता है। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो। अगर कंडीशन ऐसी हो जो नेचुरल है और होना ही है, जैसे डेथ, तो उस केस में प्रॉमिस अनकंडीशनल माना जाता है। इसलिए प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस डेफिनेट और अनकंडीशनल होना जरूरी होता है। अब ये वाला पॉइंट समझते हैं। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई। मेकर वो होता है जो पैसा देने का प्रॉमिस करता है, और पेई वो होता है जो पैसा रिसीव करता है। लॉ के अकॉर्डिंग मेकर और पेई दोनों का क्लियर और डेफिनेट होना जरूरी है, और दोनों एक ही पर्सन नहीं हो सकते। इसके साथ ही प्रॉमिसरी नोट बेयरर के नाम पर पेएबल नहीं होता, और सिर्फ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयरर प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकती है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की एक कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। लॉ कहता है कि ये तीनों पार्टीज सर्टन होनी चाहिए, यानी इनका नाम क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये तीनों अलग अलग ही हों। एक पर्सन दो रोल प्ले कर सकता है, जैसे ड्रॉअर और पेई सेम हो सकते हैं, लेकिन किसी भी केस में कम से कम दो डिस्टिंक्ट पर्सन्स होना कंपलसरी है। अब यहां आरबीआई एक्ट का इंपॉर्टेंट रूल आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड वैलिड नहीं होता। इसलिए पे टू बेयरर ऑन डिमांड लिखा हुआ बिल इनवैलिड होगा। लेकिन अगर बिल ऑन डिमांड है और पेई का नाम क्लियरली मेंशन्ड है, तो ऐसा बिल वैलिड होता है। अब ऑन डिमांड का मतलब समझते हैं। ऑन डिमांड का मतलब होता है जैसे ही बिल प्रेजेंट किया जाए तुरंत पेमेंट मांगी जा सकती है। इसमें कोई फिक्स्ड डेट या टाइम पीरियड नहीं होता। होल्डर जब चाहे पेमेंट डिमांड कर सकता है। अब टाइम बिल समझते हैं। टाइम बिल वो होता है जिसमें पेमेंट एक फिक्स्ड टाइम के बाद होती है, जैसे आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। इसमें मैच्योरिटी पहले से कैलकुलेट की जा सकती है और पेमेंट तुरंत नहीं बल्कि उस फिक्स्ड पीरियड के बाद होती है। इसलिए सिंपल शब्दों में ऑन डिमांड बिल में पेमेंट तुरंत मांगी जा सकती है और टाइम बिल में पेमेंट एक सर्टेन टाइम के बाद होती है। अब नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरी एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है कि एक्स ने 50,000 रुपए का चेक वाई के फेवर में ड्रॉ किया और चेक वाई को डिलीवर भी कर दिया। यानी एक्स ने चेक बनाया और वाई को दे दिया। इस स्टेज तक चेक प्रॉपरली इशू हो चुका था, लेकिन उसके बाद वाई ने उस चेक को एंडोर्स नहीं किया और बस अपनी टेबल के ड्रॉर में रख दिया। मतलब वाई ने चेक आगे किसी को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ अपने पास रखा। उसके बाद वाई की डेथ हो गई। डेथ के बाद वो चेक जेड को वाई की टेबल के ड्रॉर में पड़ा हुआ मिलता है। अब जेड को लगता है कि चेक उसके हाथ में आ गया है, इसलिए वो होल्डर बन गया। लेकिन लॉ कहता है कि सिर्फ चेक मिल जाने से कोई होल्डर नहीं बन जाता। नेगोशिएशन कंप्लीट होने के लिए डिलीवरी जरूरी होती है, और यहाँ वाई ने जेड को चेक डिलीवर ही नहीं किया था। इसलिए इस केस में जेड होल्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि नेगोशिएशन डिलीवरी के थ्रू कंप्लीट ही नहीं हुई। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ बनाना काफी नहीं होता, बल्कि प्रॉपर डिलीवरी के बिना नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होती। अब समझते हैं एक बहुत जरूरी सेक्शन, जो कि है सेक्शन 57। सेक्शन 57 का बेसिक रूल ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएशन तभी कंप्लीट होती है जब एंडोर्समेंट के साथ डिलीवरी भी हो। सिर्फ एंडोर्समेंट कर देना काफी नहीं होता। अगर कोई पर्सन इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दे लेकिन डिलीवरी होने से पहले उसकी डेथ हो जाए तो नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। लॉ कहता है कि ऐसे केस में डिसीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवरी के थ्रू नेगोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं होता डिसीज्ड का, इसलिए वो उस एंडोर्समेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए के पास एक चेक है जो ऑर्डर में पेएबल है। ए ने चेक पर बी के फेवर में एंडोर्समेंट कर दिया, लेकिन चेक बी को डिलीवर करने से पहले ए की डेथ हो गई। अब ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी आता है और सोचता है कि वो चेक बी को दे दे। लॉ के अकॉर्डिंग ये वैलिड नेगोशिएशन नहीं होगी, क्योंकि एंडोर्समेंट तो ए ने किया था, लेकिन डिलीवरी ए की लाइफ टाइम में हुई ही नहीं। डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी करके नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए बी होल्डर नहीं बनेगा। इस सेक्शन से ये क्लियर होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों का होना जरूरी है, और अगर एंडोर्सर डिलीवरी से पहले मर जाता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता।
अगर आपको हमारा कंटेंट या शॉर्ट नोट्स चाहिए जो हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो कमेंट करो म्याऊ बिना शर्माए। और हाँ, वीडियो में मैंने इनक्यूबेट इंस्ट्रूमेंट का जो मेंशन किया था उसकी प्रॉपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे जरूर देख लेना क्योंकि उसके बिना पिक्चर अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, यहीं पे आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम्पल्स सॉलिड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेडी। इन सब वीडियोस को फॉलो कर लोगे ना तो आपका पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, बिना सब्सक्राइब किए यहां से गए तो 39 मार्क्स पे अटक जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और लॉ को बोरिंग नहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।